हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली। TALLY टेली। यानी टेली के लिए मुझे किसी ने कहा है कि आप है जो एक पूरा सेपरेट पूरा वीडियो बनाइए टेली का मीन्स होता है अकाउंट्स का काम देखना। तो आपको पता है आजकल क्या है, टेली बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोग हर कोई टेली कर रहा है। तो मैंने सोचा मेरे पास जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। ओके, टेली को जानने से पहले हम हैं जो उसके थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में हम टेली स्टार्ट करेंगे। नहीं तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि टेली आखिर है क्या और इसका क्या प्रोसीजर है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कंप्यूटर के बारे में कि आखिर कंप्यूटर में टेली का क्या काम है और ये कैसे होता है। तो जैसा मैंने बताया था, हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। तो ये मेरे पास क्या है, नोट्स बने हुए हैं। तो आई थिंक नोट्स से आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का पता होता है। तो कंप्यूटर उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक में से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को ग्रहण करता है। मतलब हम जो निर्देश देते हैं उनको ग्रहण करता है कंप्यूटर। जो भी आप कंप्यूटर पे काम करोगे, पहले जो उसको निर्देश दोगे, निर्देश आप जानते हो यानी आज्ञा दोगे, उनको वो ग्रहण करता है और उस पर प्रोसेस करता है। ठीक है, उस पर विचार, प्रोसेस मतलब उस पर आपको उस रिजल्ट दिखाएगा। तो उस हिसाब से उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें परिणाम दर्शाता है। और जो हमारे परिणाम होते हैं वो हमारे आउटपुट के रूप में हमें देता है। ओके, अब हम नीचे जानते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है, यानी भाई अब पता है अपने को इनपुट होता क्या है अपने को। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इनपुट यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य करते हैं। इनपुट यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देने का कार्य करते हैं। आ गया समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो एकदम साफ लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, मतलब उसको आज्ञा देते हैं कि भाई ये काम हमारा करके देना है या ये काम करना है, देने का कार्य करते हैं। यह इनपुट हम अन्य उपकरणों के साथ देते हैं, यानी अन्य उपकरण होते हैं उनके साथ में हम ये इनपुट अन्य उपकरण के साथ। अब इनपुट को भी अब समझेंगे। देखो अब है इनपुट उपकरण। अब जो ये इनपुट यूनिट तो जाना है, लेकिन ये इनपुट उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ आपने बताया कि भाई उपकरणों के साथ में हम देते हैं इसको। ठीक है, इनपुट हम अन्य उपकरणों के साथ देते हैं। तो ये समझते हैं हम इनपुट उपकरण, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, स्कैनर आदि। अब इनपुट उपकरण हमने निर्देश तो दे दिए, ठीक है, कि भाई ये काम करना है, लेकिन अब वो काम वो करके किसके द्वारा देगा, ये इसमें कौन कौन से उपकरण आते हैं। अकेले कंप्यूटर में तो अकेला कंप्यूटर वो पड़ा है टीवी जैसा, और उसमें ये तो नहीं है ना कि भाई अपन चलो वो अपना काम करके दे देगा। उसके साथ उसको भी तो कुछ चाहिए, भाई मुझे भी कोई सहायता के लिए कुछ दो। तो वो है इनपुट उपकरण आ जाएंगे अपने। कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, माउस आ जाएगा, माउस जो जिससे अपन ये चलाते हैं ना, एरो का वो जाता है इधर उधर। स्कैनर आ जाएगा, जॉयस्टिक, स्कैनर आदि। ठीक है, ये अपने हो जाएंगे इनपुट उपकरण। अब आगे देखो, आगे है प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। अपन ने कंप्यूटर पढ़ लिया, इनपुट यूनिट पढ़ लिया, इनपुट उपकरण पढ़ लिया। अब अपने को देखना है ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। ठीक है, टेली पढ़ने के लिए ये भी ज़रूरी है जानना। यह ऐसी यूनिट होती है जिसके द्वारा हम निर्देश को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यह ऐसी यूनिट होती है जिसके द्वारा हम निर्देश को प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे CPU आएगा इसमें। यह ऐसी यूनिट होती है जिसके द्वारा हम निर्देश को प्रोसेस करते हैं, यानी निर्देश है उसको हम
प्रोसेस करेंगे तो उसका क्या, ये प्रोसेस यूनिट क्या होती है, तो उसमें आ जाएगा अपना CPU। ठीक है। अब है आउटपुट। इस यूनिट के द्वारा हम प्रोसेस किए गए निर्देश का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो हमने निर्देश दिया है, आउटपुट क्या है, जो हमने निर्देश, हमने पहले बोला था ना कि हम निर्देश देंगे कंप्यूटर में, तो अब निर्देश वो अपने को वापस कैसे अपने को प्राप्त होंगे, तो इसके लिए क्या होता है आउटपुट। तो ये आउटपुट के द्वारा अपने को निर्देश देता है। यह यूनिट के द्वारा हम प्रोसेस किए गए निर्देश का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमने जो निर्देश दिए थे उसका परिणाम हम किनके द्वारा प्राप्त करते हैं, आउटपुट के द्वारा। अब इन आउटपुट में क्या क्या आएगा वो देखो, स्पीकर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, फ्लोटर आ जाएगा आदि। ठीक है। स्पीकर, प्रिंटर, जिसे अपन प्रिंटर निकालते हैं वो, मॉनिटर आ जाएगा, फ्लोटर आ जाएगा, ये सब चीज़ें आउटपुट के रूप में आती है। और वो कंप्यूटर अपने को इन्हीं के द्वारा अपन जो उनको निर्देश देते हैं वो वापस अपने को उसका परिणाम दे देता है। ओके। अब देखो आगे, ये है माउस। कैसा होता है ये, ऐसा आपको पता है माउस कैसा होता है। ये माउस है, ये है जो उसकी ये राइट की है, या राइट साइड से अपन दबाते हैं ना वो वाली, ये ऐसा माउस जैसा वो बना होता है कंप्यूटर। जिसको आप कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हो तो आपको जैसे नॉलेज तो होगा ही थोड़ा बहुत तो इसमें ये है माउस आ जाएगा, ये राइट की और ये लेफ़्ट की साइड, ये बीच में दोनों तरफ से ये दबाई जाती है, तो ये राइट की हो गई। और ये इस साइड ये बीच में वो आ ही जाता है, तो इधर लेफ़्ट की हो गई। अब ये है स्क्रॉल की या पाम। स्क्रॉल आता है वो बीच में, आप उल्टा करोगे ना तो उसके नीचे वो एक है जो गोल गोल घूमने का, तो उसको अपन कहेंगे स्क्रॉल। ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा जो कंप्यूटर का वो बना होता है ना अपना जो आपने कंप्यूटर जैसा देखा है, लेकिन ये पूरा कंप्यूटर बनता है किससे, पूरे सिस्टम से बनता है पूरा। उसमें जो ये माउस वगैरह सब मिल गए, कीबोर्ड, पूरे को जब वो पूरा बन जाएगा तो उसको हम कहेंगे कंप्यूटर। लेकिन उसके पहले ये देखो, इसमें ये यहाँ ये टीवी जैसा दिखता है ना अपने को, उसमें ये चीज़ें होती है, ये होती है विंडो होती है। ठीक है। ये विंडो होती है नीचे, तो यहाँ से अपन वो यहाँ जाके क्लिक अपना शट डाउन वगैरह सब यहाँ होगा। ये आइकन बने होते हैं, यहाँ अपने आइकन बने होते हैं। और ये जो रखने का ऐसा स्टैंड, ये तो आपको पता ही है ऐसा दिखने का होता है। ये टास्क बार होता है, ये नीचे आती है ना एक लाइन सीख, जिसमें अपन मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ आके रह जाता है, छोटा मिनिमाइज भी कर सकते हैं उसको। ये डेस्कटॉप साइड, जैसे अपनी स्क्रीन पे वो खुलता है उसको डेस्कटॉप साइड। ये है माउस पॉइंटर, यानी इस माउस से अपन ये चलाते हैं ना, वो एरो की आता है, वो होता है ये माउस पॉइंटर। ओके। ये अपना होता है कीबोर्ड जिसमें वो ABCD अल्फ़ाबेट वगैरह सब लिखे होते हैं, @ 1 2 3 4 सब इस कीबोर्ड में आ जाएगा, ऐसा दिखने वाला। तो इन सब को मिला के अपने कंप्यूटर का निर्माण होता है। ओके। अब चलो आगे मैं दिखाती हूँ आपको। अब अपना है सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर आखिर क्या होता है। ओके। तो ये देखो, बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? बहुत सारे प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। अब भाई जिसको छू नहीं सकते तो मतलब वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है, वो कंप्यूटर के अंदर ही है, मतलब अपने डेस्कटॉप के अंदर है वो चीज़ जिसको अपन छू नहीं सकते हैं। ओके। उसको अंदर से ऐसे, बाहर से जो कोई चीज़ है उसको हम छू सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो चीज़ है उसको हम नहीं छू सकते, तो उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। ओके।
अब हम देखते हैं भाई सॉफ्टवेयर है जो आगे इसका विस्तार रूप से देखते हैं क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये देखिए सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। अब सॉफ्टवेयर को हम छू ही नहीं सकते, लेकिन ये 3 प्रकार के कैसे होते हैं वो जानते हैं। इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं तो इनमें पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS भी बोलते हैं जिसको, OS, ठीक है। तो वो उसमें आता है, देखो विंडो आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाएगा? विंडो आ जाएगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। दूसरा अपना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। दूसरा अपना क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नीचे इसको और विस्तार से जानेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा अपना आएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मेरा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी इसको। तीसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओके। अब देखिए नीचे चलते हैं। अब ये आ गया अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको जानते हैं हम क्या है आखिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सिस्टम को चलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यह सिस्टम को चलाते हैं। इसमें प्रोग्राम को इंस्टॉल तथा अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंस्टॉल तथा अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। यह हमारे सिस्टम के साथ ही आते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑलरेडी उसमें होते हैं और उसको अपन न तो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये अंदर ही होता है। जैसे कि अपना फ़ोन होता है, उसमें फ़ोन में है जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम जैसे प्ले स्टोर है, अगर प्ले स्टोर को हमने कंप्यूटर उसमें फ़ोन में अंदर ऑलरेडी आता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है। लेकिन आप प्ले स्टोर को खुद को नहीं डिलीट कर सकते। और भी फ़ोन में कई चीज़ें ऐसी आती है जिसको कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो, न ही उनको आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोन में ले सकते हो, न ही उनको छोड़ सकते हो। वैसा ही होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब नीचे देखिए, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बताया था ना दूसरे नंबर का है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल तथा अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सेम टू सेम फ़ोन वाला प्रोसीजर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम है जो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐप डाउनलोड कर कीजिए, कोई ऐप को डिलीट कीजिए, जो आपको ऐप पसंद नहीं आ रहा उसको डिलीट कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे इसमें आप टेली को डाउनलोड कर सकते हो और इसको वापस मिटा भी सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। फिर WPC ऑफिस जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। नीचे देखते हैं अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तीसरे नंबर का क्या है अपना? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ओके। अब ये क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को हम यूं ही के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। लीक्ड की सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। यह हमारे कंप्यूटर के सभी वायरस को हटा देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ये अपने कंप्यूटर में यूटिलीज के सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम होता है यूटिलीज, ठीक है।
सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के सभी वायरस को, अब कंप्यूटर में भी आप जैसे फ़ोन में वायरस आते हैं वैसे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाते हैं। अगर आप इतना सारा डाउनलोड करोगे कंप्यूटर में तो वायरस आनी है, फाइलें पड़ी होती हैं उनको कैसे डिलीट करोगे, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप उसको डिलीट कर सकते हो और अपने कंप्यूटर को ख़राब होने से भी आप बचा सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम है कंप्यूटर में, ये देखिए। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। अब आप सपोज कीजिए कि आप किसको छू सकते हो, किसको देख सकते हो और किसको महसूस कर सकते हो, ठीक है। वो जो चीज़ें आप जो महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, उन सबको आप हार्डवेयर करेंगे। वेरी सिंपल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं टेली। अब टेली के बारे में जानते हैं कि टेली क्या है, जिसका आपने को बहुत देर से इंतज़ार था। अब कंप्यूटर के बारे में तो ये मोटा मोटा जान लिया, अब टेली देखते हैं। ये देखिए टेली का जो निर्माण है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1988 में, ठीक है। टेली कब बनी थी, कब उपयोग में आने लगी थी, तो वो आई थी 1988 में। टेली की फुल फॉर्म है टोटल अकाउंटिंग लैंडिंग टेस्ट ईयर, और हिंदी में हम कहेंगे कुल लेखा अग्रणी सूची वर्ष। टोटल अकाउंटिंग लैंडिंग टेस्ट ईयर यानी कुल लेखा अग्रणी सूची वर्ष, ओके। कि भाई लेखा ये वो है हिंदी का जो वर्ड है लेखा अग्रणी सूची वर्ष, कि अपन जो भी अकाउंटिंग का काम देखेंगे वो टेली के द्वारा देखेंगे, ठीक है। उसमें टेली में अपना पूरा डाटा पड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है ERP 9, यानी जो न्यू टेली आई थी उसको हम ERP 9 के नाम से जाने जाते हैं। तो नई टेली का निर्माण हुआ था वो हुआ था ERP 9, ओके। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, और हिंदी में हम कहेंगे साधारण अध्ययन योजना। साधारण अध्ययन योजना यानी ये जो टेली बनी थी इसका नया निर्माण हुआ था। ये पहले पुराने तरीके से उपयोग में लाई जाती थी, फिर इसको नए तरीके से बनाने के लिए उसका न्यू है जो इसका नाम दिया गया वो है ERP 9, ओके। अब टेली का विकास 1988 में भरत गोइका ने किया था। किसने किया था 1988 में? जिसने टेली का निर्माण किया था वो था भरत गोइका, ठीक है, भरत गोइका। अब देखिए आगे, टेली ERP 9 का वर्जन है 6.4.6। क्या है टेली का ERP 9 का वर्जन? इसका वर्जन भी आते हैं ना, जैसे फ़ोन में अपन कुछ इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं तो उनका भी तो वर्जन होता है, भाई कौन सा वर्जन है। जैसे काइन मास्टर आप डाउनलोड करोगे तो कौन से वर्जन का है, या और कुछ ऐप डाउनलोड करोगे तो वो कौन से वर्जन का है, तो इसका वर्जन है 6.4.6 है। अब टेली की डेफिनेशन देखते हैं, टेली की परिभाषा क्या है आखिर टेली। देखिए टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। टेली क्या है? टेली एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। टेली की डेफिनेशन, टेली क्या है? टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम व्यापार से संबंधित सभी लेन देन लाभ हानि का विवरण दर्ज कर सकते हैं। टेली क्या है? टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो,
ये अपने व्यापार से संबंधित, आप कोई दुकान में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आपकी लाभ हानि का सबका विवरण है ये टैली रखती है। ठीक है, अब है उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण है, जैसे व्यापार में कितना लाभ हुआ तथा व्यापार में कितनी हानि हुई। आपको कितना व्यापार में लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है, वो सब टैली इसमें विवरण रखती है। व्यापार में कौन लेनदार है तथा कौन देनदार है, यानी व्यापार में आपने किसको माल दिया और किससे माल लिया, किसको पैसे दिए, किससे पैसे लिए। ठीक है, वो सब ये टैली रखती है। व्यापार में कितना माल बेचा गया तथा व्यापार में कितना माल खरीदा गया। व्यापार में आपने कितना माल बेच दिया और कितना माल है वो खरीद लिया, ये सब टैली में आएगा। व्यापार में कौन सा व कितना माल रखा हुआ है, यानी अपन व्यापार करने बैठे हैं तो अपने पास में कितना स्टॉक बचा हुआ है और कितना हम लोगों ने बेच दिया, वो सब इसमें विवरण आएगा। अब टैली को जानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को समझना आवश्यक है, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं। बेचने को हम कहेंगे सेल्स। ठीक है, बेचने को हम कहेंगे सेल्स। ये सब चीज़ें अपने को जानना ज़रूरी है। परचेज मीन्स खरीदना। टैली में चीज़ खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, तो उसको हम कहेंगे परचेज। तीसरा है अपना कैपिटल मीन्स पूंजी, कि अपनी व्यापार में कितनी पूंजी लगी होगी, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल। पूंजी के नाम से जाना जाएगा, वो है कैपिटल। डिस्काउंट, छूट, उसको कि आप 10% छूट दे रहे हो, आप 20% छूट दे रहे हो, उसको हम कहेंगे डिस्काउंट। तीसरा है ड्रॉविंग, आहरण। इनको भी हम आगे विस्तार रूप से जानेंगे। एक बार छोटा पॉइंट है जो एक बार जान लेते हैं, इनके है जो इंग्लिश जान लेते हैं, इनकी इंग्लिश क्या। आहरण को हम कहेंगे ड्रॉविंग। फिर है दान को हम कहेंगे चैरिटी मीन्स दान, यानी दान देना। ठीक है, उसको हम कहेंगे चैरिटी। फिर है केस, यानी नगद व रोकड़ा होगा, उसको हम कहेंगे केस के रूप में, उसको केस कहेंगे हम। फिर है अपना वेतन है, उसको हम कहेंगे सैलरी, SALARY सैलरी। ओके, फिर अगला है मजदूरी को हम कहेंगे वेजेज, WAGES। अपन वहाँ हिंदी तो नहीं लिखेंगे भी मजदूरी, तो उसको हम वेजेज। अगला है अशिष्ट संपत्ति, यानी आपके पास, हमारे पास कितनी संपत्ति है, अगले के पास कितनी संपत्ति है, वो हम उसमें दर्ज करेंगे। फिर है अपना लाइबिलिटी, मतलब दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं केस प्राइज, लागत मूल्य को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइज, यानी कि अपना कितना कॉस्ट आया है, कॉस्ट प्राइज। अगला है बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य को कहेंगे बुक वैल्यू। नेक्स्ट है वसूली मूल्य को कहेंगे रिलीजेबल वैल्यू, यानी कि भाई तेरा जो मूल्य बनता है वो ले ले, उस हिसाब से कहते हैं ना, दुकानों पे ये वर्ड काम में आता रहता है। वसूली मूल्य यानी अगला अपने से कितना वसूल कर रहा है, उसको हम कहेंगे रिलीजेबल वैल्यू। अब है कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल, यानी जो अपने पास काम कर रहा है उसकी कितनी पूंजी लगी है, उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। ओके, अब आगे देखिए। अब अपने मेन जो है वो है देनदार और लेनदार, तो हम देनदार को कहेंगे डेबिटर्स। ठीक है, डेबिटर्स मीन्स देनदार और क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, यानी अपने से कौन कितना ले रहा है और डेबिटर्स कौन अपने को दे रहा है। डेबिटर्स और क्रेडिटर्स ये मेन है।
इनमें कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन ये ध्यान देने की चीज़ है। क्रेडिटर्स और डेबिटर्स। अब है व्यय। एक्सपेंसिस, अपने एक्सपेंसिस कितने हैं, व्यय अपन ने कितना किया है, ठीक है, व्यय। अब रिटर्न, वापसी या माल, अपना वापसी माल कितना जा रहा है, माल में कोई भी कमी से वापस किया जा सकता है, मतलब माल है वो रिटर्न में वापस जो अपन माल करते हैं उसको कहते हैं हम रिटर्न। स्टॉक, अपने पास में रहत या अपने पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितना सामान पड़ा है अपने पास में। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम कहेंगे लाभ, यानी लाभ को कहेंगे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है। खाता, अकाउंट के नाम से जाना जाता है खाते को। फिर प्राप्ति, रिसिप्ट, अपने को वापस रिसिप्ट देते हैं ना, माल हमने ख़रीदा लेकिन उसकी रिसिप्ट भी तो चाहिए, उसको कहेंगे हम रिसिप्ट। फिर माल, इसमें टैली में माल को कहेंगे गुड्स, गुड्स के नाम से आप माल को जानोगे। फिर डूबत ऋण, यानी जो पैसा अपना डूब गया है उसको हम टैली में कहेंगे बैड डेबिट्स। क्या कहेंगे उसको हम, बैड डेबिट्स, ठीक है। अब इसका नियम क्या है, ये नियम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो ये चीज़ हमने पढ़ी है इनका विस्तार रूप जानेंगे, तभी हमें टैली समझ में आएगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने वो जाने थे, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई थी, तो उनका ये विस्तार रूप है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो अपना टॉपिक है ड्राइंग। अब हमने पीछे पढ़ा था ड्राइंग क्या होती है, उसको आहरण बोलते हैं, लेकिन आहरण होता क्या है वो मुझे भी नहीं समझ में आया था, तो मैं आपको अभी बताती हूँ, तो मैंने भी विस्तार से जाना था। ड्राइंग होता है, व्यापारी स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से कुछ भी निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। व्यापारी स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से कुछ भी निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। मतलब व्यापारी व्यापार के अलावा अपने स्वयं के खर्चे के लिए पैसे निकाल रहा है व्यापार से, या कोई सामान घर पे लेके जा रहा है तो उसको हम आहरण कहेंगे, ठीक है। दूसरा है परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज मीन्स खरीदना, रिटर्न मीन्स वापस करना सिंपली। तो ये देखिए इसका क्या है, व्यापारी द्वारा खरीदा गया माल यदि वापस लौटाया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। व्यापारी द्वारा खरीदा गया माल यदि वापस लौटाया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, ओके। अब इसका बैलेंस हमेशा CR होता है, यानी इसको हम CR के रूप में दर्ज करेंगे। व्यापारी अगर अपना खरीदा हुआ माल अगर वापस लौटा रहा है अगले को, यानी वापस दे रहा है, तो उसको हम CR लिखेंगे हमेशा। ये याद रखने की चीज़ है कि इसको हम हमेशा CR लिखेंगे। व्यापारी अगर अपना जो सामान वापस दे रहा है तो उसे हम CR लिखेंगे। अब सेल्स रिटर्न, व्यापारी द्वारा बेचा हुआ माल वापस लौटा कर आता है, वापस लौट कर आता है। व्यापारी द्वारा बेचा हुआ माल, व्यापारी ने अपना माल बेच दिया लेकिन वो वापस आ रहा है, अगले बंदे को नहीं पसंद आ रहा है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न कहेंगे, ठीक है। यानी उसने तो माल दे दिया था लेकिन अगले को पसंद ही नहीं आया, तो फिर वो क्यों रखेगा। तो इसमें कई बार शर्तें होती है ना, भाई तुझे माल अगर पसंद नहीं आए तो तू वापस लौटा देना, तो उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। इसका बैलेंस हमेशा DR होता है। DR डेबिटर, CR क्रेडिटर। डेबिटर देनदार, लेनदार, ठीक है। तो माल तो दे दिया था लेकिन वो वापस आ रहा है, तो इसे हम DR के रूप में, इसका बैलेंस हमेशा DR लिखेंगे हम। फिर है अकाउंट। अकाउंट किसको कहते हैं, अकाउंट होता है अपना खाता। टैली के द्वारा हम अपना खाता खोलते हैं, या जो भी है खाता, तो आप जानते हो बैंकों में भी खाता खुलवाते होंगे, तो वो उसको हम कहेंगे अकाउंट। जिस प्रारूप में हम किसी वस्तु अथवा आय व्यय से संबंधित लेन देनों को लेखांकित करते हैं उसे खाता कहते हैं। यानी अपना जो रिकॉर्ड दर्ज होता है, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया,
उससे संबंधित जो भी अपने जो लिखेंगे हम अपने पास दर्ज करेंगे उसे हम अकाउंट कहेंगे, खाता कहेंगे। ठीक है। नीचे है जनरल, प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को व्यवस्थित रूप से तारीखवार अनुसार जिस लेखा पुस्तक में लिखे जाते हैं उसे जनरल कहते हैं। प्रतिदिन होने वाले लेन देन को व्यवस्थित रूप से तारीख बार जिस लेखा पुस्तक में लिखे जाते हैं उसे जनरल कहते हैं। यह लेखा करने की प्रथम व प्रमुख पुस्तक है। जनरल यानी पहले है जो किताबों में लिखा जाता है, लेकिन अब टैली चल गया है तो टैली के द्वारा हम इसको पूरा विवरण लिखते हैं। ओके, ये हो गए अपने मेन पॉइंट्स। अब टैली को हम CR और DR पढ़ने से पहले एक बार हम देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, लगाना तो प्रैक्टिकली बाद में हम सीखेंगे, लेकिन उनके विस्तार रूप से एक बार जान लेते हैं। इससे पहले कि अपन CR DR करना सीखें, उससे पहले बाद में अपने को कन्फ्यूजन रहती है, तो पहले हम ग्रुप्स देखेंगे। ठीक है, तो अकाउंट ग्रुप्स आर मैनी टाइप्स, यानी ग्रुप अकाउंट का जो काम करेंगे हम, तो ग्रुप्स के क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे, है ना। पहला इसमें आता है कैपिटल। कैपिटल व अन्य टाइप ड्राइंग का ग्रुप, यानी कैपिटल अपनी जो पूंजी लगती है तो उसको कैपिटल के ग्रुप को हम कैपिटल में ही रखेंगे। अब ये ग्रुप आपको पहले बाद में समझ में आएंगे, लेकिन मैं एक बार इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले अगर वो CR DR करेंगे तो ये आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ग्रुप से ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम होता है कि उसमें ऑटो वो अपने को जो कैपिटल पूंजी लगी होती है तो उसको कैपिटल को कैपिटल ग्रुप में लगाया जाता है। फिर अपना है फिक्स असिस्टेड। एक होता है फिक्स असिस्टेड का ग्रुप होता है, जैसे कि अपने फर्नीचर है, मशीन होती है, बिल्डिंग होती है, मोटर कार होती है, कैलकुलेटर होता है, कंप्यूटर, ये सब जो चीज़ें हम खरीदते हैं, तो वहाँ अगर हम काम करने बैठेंगे ना तो अपने को एक ग्रुप बनाना होगा, तो उस ग्रुप का नाम होगा फिक्स असिस्टेड। उसमें रखा जाएगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, एक लिस्ट खुलेगी उधर, तो वहाँ अगर हम क्लिक करेंगे, अगर मशीन ख़रीद रहे हैं तो मशीन किस में आएगी, फिक्स असिस्टेड में आएगी। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो किस में आएगा, फिक्स असिस्टेड में आएगा। या अपने पास में फर्नीचर पड़ा हुआ है, या अपने पास में जो बिल्डिंग है, कैलकुलेटर, अपने पास जो भी सामान पड़ा है तो अपनी एक संपत्ति होगी, फिक्स असिस्टेड होगा अपना। ठीक है, तो वो एक ग्रुप बनेगा। फिर है केस इन हैंड। अगर आपके पास में केस है, केस आ रहा है या जा रहा है, तो उसका जो ग्रुप होगा ना वो होगा केस। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नोट्स है वो अपनी कॉपी में उतार सको और आराम से इसको समझ सको। ठीक है, तो केस का जो आएगा, केस का जो भी मामला होगा तो उसका हम ग्रुप बनाएंगे। केस इन हैंड का होगा केस का ग्रुप होगा। ये केस का है वो ऑलरेडी कंप्यूटर में आता है, इसको अपने को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी आएगा। फिर है केस एट बैंक। अब बैंक में अगर पैसा जा रहा है, आ रहा है, तो उसका अपने को ग्रुप बनाना पड़ेगा बैंक का। ठीक है ना, बैंक का ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी केस अगर बैंक में आ रहा है या आप केस बैंक में जमा करा रहे हो तो वो सब है आपको बैंक के ग्रुप में रखना पड़ेगा। फिर नीचे देखिए, फिर है परचेज। अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हो तो परचेज का क्या होगा, परचेज का ग्रुप होगा परचेज रिटर्न। परचेज का ग्रुप होगा ना वो होगा परचेज रिटर्न। जब हम ग्रुप लगाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो अपने को परचेज कोई सामान खरीद रहे हो तो उसको उस ग्रुप में रखने के लिए आपको परचेज का ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा परचेज रिटर्न। ठीक है, आगे है सेल्स। सेल्स मीन्स बेचना। तो जो अगर आप सामान बेचोगे तो वो सेल करोगे तो उसका ग्रुप होगा सेल्स रिटर्न।
फिर अपना है आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? वो होता है अगर कोई किसी व्यक्ति को उधार माल खरीदते हैं, अगर किसी से उधार माल खरीदता है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति व्यापार का लेनदार होता है, यह उसका ग्रुप है। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अपने को क्रेडिटर्स का ग्रुप बनाना होगा। इसमें अलग अलग नाम होंगे, जैसे कोई मंजू ने है जो सामान खरीदा बेचा, जो भी है क्रेडिटर्स में जो आएगा ना वो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, यानी कि लेनदार होगा। अगर कोई किसी व्यक्ति को उधार माल खरीदते हैं, उधार में माल खरीद रहे हैं अपन किसी से, ठीक है, उधार में उसको पैसे तो अपन दे रहे नहीं हैं, तो ये उधार में ही खरीद रहे हैं हम, तो वह व्यक्ति व्यापार का लेनदार होता है। आ गया समझिए, ये है आपका उसका ग्रुप है। फिर है सन्ड्री डेबिटर्स। अगर किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं, अगर आप किसी को माल बेच रहे हो उधार में बिना पैसे के, तो पैसा तो आपको लेना ही है ना, लेकिन उसका दर्ज तो आपको करना पड़ेगा, तो वह व्यक्ति व्यापार का देनदार होता है, यह उसका ग्रुप होता है। अगर किसी व्यक्ति को उधार माल आप बेच रहे हो तो वह व्यक्ति व्यापार का देनदार होता है, अपने को पैसा देगा वो। ठीक है, हमने तो उसको माल दिया है लेकिन वो पैसा तो देगा ना, वो देनदार होगा। इधर है ये लेनदार होगा। हम खरीद रहे हैं तो वो अपने से, वो जो अगला दुकान वाला है वो अपने से लेनदार होगा, तो वो क्रेडिटर्स होगा अगला व्यक्ति, और ये है जो देनदार होगा, ये उसका ग्रुप है। फिर है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी जो खर्चे हैं अपने इनडायरेक्ट रूप से हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है अपना ऑफिस टाइप, ऑफिस के जितने भी खर्चे आएंगे ना वो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएंगे। जैसे कि चाय का हो गया, या ऑफिस में और भी नाश्ता पानी जो भी खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, अपने लिए तो इनडायरेक्ट रूप से खर्च हो रहे हैं। जैसे रेंट है, इसके अलावा बैड डेबिट्स है। बैड डेबिट्स मैंने बताया था पीछे, यानी जो डूब जाता है पैसा उसको बैड डेबिट्स में कहा जाता है। रेंट भी अपने लिए तो इनडायरेक्ट ही है, इससे कोई अपने को इनकम तो हो रही नहीं है, अपना पैसा जा ही रहा है। लॉस बाय फायर या आग लगने से कोई सामान अपना जल रहा है। ऑफिस बना रहे हैं तो वो भी एक खर्चा है, एक्सपेंसेज है। एक वेज और हम मजदूरी दे रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, माल के निर्माण संबंधित खर्च जैसे वेजेज, कार्टेज, फ्लावर्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं अपने? माल के निर्माण संबंधित खर्च, माल बना रहे हैं तो उनके ऊपर अपना खर्च हो रहा है। अब खर्च तो हो रहा है लेकिन माल तो हम बना रहे हैं, बट वो माल है जो उससे अपने को इनकम भी तो होएगी ना, तो ये अपना आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, अब अपने हैं जैसे वेजेज मजदूरी आ जाएगी, कार्टेज फ्लावर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है ड्यूटी एंड टैक्स। ठीक है, डर्टी और टैक्स, इसमें है सेल्स टैक्स, वेट एक्ट आदि का जीएसटी वगैरह ये सब आ जाएगा। जो जीएसटी में अपना पैसा जा रहा है, वेट का लग रहा है और सेल्स टैक्स लग रहे हैं, ये सब हैं जो इनमें आ जाएगा। फिर है इनडायरेक्ट इनकम। अब अपने को इनडायरेक्ट रूप से इनकम क्या होती है तो उसका कौन सा ग्रुप बनेगा? तो वो है कमीशन का ग्रुप। किसी से हमने पैसा दिया और उससे अपने को कमीशन मिल रहा है तो वो किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में। तो वो उसका ग्रुप बन जाएगा कमीशन, यानी जिससे हम ब्याज वसूली कर रहे हैं तो वो भी अपना आ जाएगा कमीशन में। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम जिससे हो रही है अपने को। फिर है ड्राइंग एसी। ठीक है, तो ड्राइंग का वो बनेगा वो कैपिटल, वो पीछे भी मैंने बताया था।
ये ग्रुप हैं, फिर बाद में आपको समझाऊंगी ग्रुप्स के बारे में। इससे आगे अब अपन देखते हैं बाउचर क्या होते हैं। अब हम देखेंगे बाउचर, ठीक है। बाउचर क्या होते हैं? बाउचर भी एक प्रकार की बुक्स के नाम से भी जाना जाता है और बाउचर भी होते हैं। अकाउंट बाउचर आर 8 टाइप्स, यानी 8 प्रकार हैं बाउचर्स के। जो अपन की प्रेस करते हैं ना, उनके बारे में है। तो ये है जो टैली में कैसे लगती हैं, ये की प्रेस कैसे की जाती है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। F2 की प्रेस करेंगे तो ये अकाउंटिंग बाउचर बनाते समय F2 की प्रेस करने पर हम डेट वाइज एंट्री कर सकते हैं। यानी कि अपनी जो तारीख है वो हम F2 की प्रेस करने से अपन चेंज कर सकते हैं, या उसमें बदल सकते हैं उसको, या उसमें हम तारीख लगा सकते हैं। फिर है F4 की वो है, उसका क्या काम है? अकाउंट वाउचर बनाते समय F4 प्रेस करके हम बैंक की कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इस वाउचर को हम तभी यूज में लेते हैं जब हमें बैंक से केस निकालना हो या केस जमा करवाना हो। यानी F2 अगर आप की प्रेस करोगे ना टैली का काम करते हुए, तो अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F4 प्रेस करने पर हम बैंक की जो भी एंट्रियां है वो F4 की प्रेस करके कर सकते हैं। इस समय हम इसको यूज में कैसे लेते हैं, यानी बैंक से आप केस निकालोगे या केस जमा कराओगे तो इसको आपको प्रेस करना होगा। फिर है F5, अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F5 प्रेस करके हम पेमेंट की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। किसकी एंट्री करेंगे? पेमेंट की। वाउचर को हम तभी यूज में लेते हैं जब हम केस पेमेंट कर रहे हैं। अगर किसी को आप पेमेंट करोगे, वहाँ प्रैक्टिकली करोगे, जब आपको समझ में आएगा, तब आपको की F5 प्रेस करना। जब पेमेंट का वो बॉक्स खुलेगा, आपको पेमेंट करना है, तो आपको F5 की प्रेस करते ही पेमेंट का वो ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो हमें F5 की प्रेस करना है। फिर है F6 की प्रेस कैसे करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। रिसिप्ट, अगर आपको पैसा रिसिप्ट करना है, ठीक है, इस वाउचर को हम तभी यूज में लेते हैं जब हम केस रिसिप्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास केस आ रहा होता है तो हम F6 की प्रेस करेंगे, ओके। किसी से केस आ रहा है, अपन रिसिप्ट कर रहे हैं, F6 की प्रेस करते ही आपके पास में रिसिप्ट की वो है वो खुल के आ जाएगी सामने। फिर है F7 की प्रेस कब करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F7 प्रेस करके हम एडजस्टमेंट की वाउचर को हम तभी यूज में लेते हैं जब हमें किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, यानी किसी का एडजस्ट करना हो, आगे पीछे करना हो। जैसे बेचा हुआ माल वापस लौट रहा हो, माल जल गया हो, माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा हो, ठीक है, तब हम एडजस्टमेंट की इसको प्रेस करेंगे, ओके। व्यापार के लिए उधार संपत्ति खरीदी गई हो, या व्यापार के लिए उधार संपत्ति खरीदी गई हो, तब भी हम इसको प्रेस करेंगे। फिर है F8 कब प्रेस करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F8 प्रेस करके सेल्स की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। सेल की, अब ये देख लीजिए, आपको सेल की जब भी ऑप्शन आएगा, वहाँ आप प्रैक्टिकली करोगे, तब F8 की प्रेस करने पे आपके सेल्स वाला डिब्बा खुल के आ जाएगा। तो इस वाउचर को हम तभी यूज में लेते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या फर्म को उधार माल बेच रहे हो। जब किसी को आप उधार माल बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो उधार, या कोई चावल बेच रहे हो, चीनी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो आप सेल कर रहे हो, तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको
F8 की प्रेस करना पड़ेगा। फिर है F9। अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F9 प्रेस करके हम परचेज की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। यानी जब आपको परचेज करना है या परचेज वाला बॉक्स आपको खोलना है तो उसके लिए आपको F9 की प्रेस करना पड़ेगा। इस वाउचर को हम तभी यूज में लेते हैं जब हम किसी व्यक्ति या फर्म से उधार माल खरीदते हैं। आप माल खरीदोगे, उधार माल खरीदोगे तो उसके लिए आपको F9 की प्रेस करना पड़ेगा। फिर है F10। F10 अकाउंटिंग वाउचर बनाते समय F10 प्रेस करके हम मेमोरेंडम की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इस वाउचर को हमें तब यूज में लेते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या फर्म की केवल याददाश्त के लिए एंट्री करनी हो, जिसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को आपने 50 रुपये दिए, 100 रुपये दिए या 1000 रुपये दिए, उसकी आपको थोड़ी देर के लिए आपको याददाश्त रखनी है या उसको वापस काटा पीटी करनी है, तो उसके लिए आप याददाश्त रखने के लिए आप F10 की प्रेस करके मेमोरेंडम की एंट्री प्रेस कर सकते हो। फिर है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें टैली में एक नियम और होता है कि ये जो DR होता है ना, उसको हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। ये हमेशा ऊपर की तरफ आएगा DR। और जो CR होता है वो इस रूल के हिसाब से ये नीचे आएगा। ये टैली का रूल है कि DR को हम ऊपर लिखेंगे और CR को नीचे लिखेंगे। इसी नियम का अपने को पूरा ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं। फर्नीचर ACDR टू केस अकाउंट CR, ठीक है। अकाउंट्स मतलब हाफ में भी लिख सकते हो आप। फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, तो हम खरीद रहे हैं तो हमारे से तो केस जा रहा है ना, केस आ रहा तो है ही नहीं, मतलब केस आएगा तो होगा ना। तो इसमें देखो, फर्नीचर खरीदा तो अपने को केस के रूप में, केस तो अपने पास से जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू केस अकाउंट CR। तो जो चीज़ अपने से केस जा रहा है, मतलब जा रहा है केस, तो केस को हम CR करेंगे। और फर्नीचर कोई चीज़ आ रही है, मैंने बोला ना भाई, कोई चीज़ आ रही है तो उसको हम DR करेंगे, कोई चीज़ जा रही है तो उसे CR करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्नीचर तो अपने से आ रहा है और केस है जो जा रहा है तो उसको CR करेंगे। फिर है, मोहन से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू मोहन अकाउंट CR। मोहन से फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा, वो मोहन से खरीदा, तो इसमें मोहन का नाम आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये दर्ज नहीं हो रहा कि हमने पैसे दे के ख़रीदा या कुछ ख़रीदा, तो इसमें मोहन का नाम आ रहा है, तो श्योर है कि भाई अपने उधार में ख़रीदा है, ठीक है। नहीं तो ये नाम नहीं आता। नाम आए तो ये है कि भाई अगर मोहन से जो पैसे दे के फर्नीचर ख़रीदा या नगद माल ख़रीदा, तब तो ऐसे आता है कि भाई है जो मोहन से नगद माल ख़रीदा है अपन ने, मोहन से फर्नीचर ख़रीदा, तो हो सकता है ये उधार में ही ख़रीदा गया हो। फर्नीचर अकाउंट DR, फर्नीचर तो आ रहा है, टू मोहन अकाउंट CR, और केस जा रहा है, ठीक है। तो केस है जो अपने बाई हैंड, हाथ से या तुरंत तो नहीं जा रहा है, हो सकता है उधार में ख़रीद रहा हो, तो इसमें हम मोहन का नाम दर्ज कर देंगे, केस का नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो गाइज, प्रैक्टिस के तौर पे जैसे आप ये कर सकते हो, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, हरी से उधार माल खरीदा, नगद माल बेचा, कमीशन प्राप्त हुआ, घर खर्च के लिए रोकड़ चुकाए, हरी को रोकड़ चुकाए, फर्नीचर खरीदा, रिया को उधार माल बेचा, कार्यालय के उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, गोविंद ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, रमा से माल खरीदा 50,000 रुपये का, आग लगने से माल नष्ट हुआ, राम से प्राप्त हुए, मजदूरी चुकाई, राम को माल वापस लौटाया, रमा ने माल वापस लौटाया, शांतिलाल को माल वापस लौटाया,
स्टेशनरी के पैसे चुकाए, मकान मालिक को किराया चुकाया, अनिल को उसकी जमा पर ब्याज दिया 500 रुपये। अनिल ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, बैंक ऑफ बड़ौदा से खाता खोला, अशोक से चेक मिला और बैंक में 19,500 तथा उसे छूट दी 500 की। व्यापारी खर्च चुकाए, टेलीफोन व्यय चेक से चुकाए, वेतन चुकाया, व्यापार प्रारंभ किया, नगद 50,000 लगाए और माल 15,000 रुपये और फर्नीचर 17,000 रुपये का। तो फ्रेंड्स ये है जो आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, करके देख सकते हो। अब मैं आपको आगे देखिए दोस्तों, नगद से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। तो व्यापार प्रारंभ करने के लिए अपने को पैसा लगाना पड़ेगा और पैसा कितने लगाए हैं अपन ने 50,000 रुपये। तो अपने पैसे गए भी हैं और आए भी हैं। तो केस गया, केस के रूप में पैसे लगाए हैं। तो ये देखिए केस अकाउंट DR, ठीक है, 50,000 रुपये टू कैपिटल अकाउंट CR। तो अपने पास पैसे लगाए हैं तो पैसे वापस भी आएंगे, व्यापार से मुनाफा तो होगा ही। तो जो चीज़ आती है उसे DR जाती है वो CR। तो कैपिटल अकाउंट CR। हरी से उधार माल खरीदा। अब उधार माल खरीदा है तो हम हरी का नाम ज़रूर लिखेंगे, नहीं अपने को पता नहीं रहेगा कि माल किससे ख़रीदा है। तो परचेज अकाउंट DR, ख़रीदने को क्या कहते हैं, परचेज। तो परचेज किया अपने को, अपने पास में माल आया है तो कोई चीज़ आती है तो उसे हम DR करेंगे, जाती है तो उसे CR। तो हरी अकाउंट CR मतलब हरी ने ख़रीदा और 1,000 रुपये का, ठीक है। अब नगद माल बेचा, नगद माल बेचा, नगद माल बेचा तो अपने पास केस आएगा। तो केस अकाउंट DR टू सेल किया है, ठीक है, बेचा है, सेल किया है तो सेल अकाउंट CR 2,000 रुपये। अब है अपने को ये तो नहीं पता ना हमने किसको बेचा है, क्या बेचा है, ये तो अपने को दर्ज करना ही नहीं, अपनी एंट्री कर रहे हैं कि भाई हमने माल बेचा, अपना अकाउंट देख रहे हैं। फिर कमीशन प्राप्त हुआ, ठीक है, कमीशन है प्राप्त हुआ। तो कमीशन अपने को तो प्रॉफिट ही हुआ है एक प्रकार का, ठीक है। तो केस अकाउंट DR 500 रुपये का हुआ है टू कमीशन अकाउंट CR। कमीशन आया है तो वो CR हुआ। अब घर खर्च के लिए रोकड़ चुकाए, घर खर्च हुआ है अपने तो ड्राइंग आएगा। तो ड्राइंग अकाउंट DR, ये ड्राइंग का है वो अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रुप्स बनाना पड़ेगा ड्राइंग का। ग्रुप्स लगाना वगैरह वो हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसमें समझ में आएगा आपको। तो ड्राइंग अकाउंट DR, ओके। टू केस अकाउंट CR, तो केस तो गया है अपने पास से और रोकड़ चुकाएं ड्राइंग के लिए, ठीक है। अब हरी को रोकड़ चुकाए तो हरी अकाउंट DR टू केस अकाउंट CR। ये देखिए दोस्तों, ओके। आगे की प्रैक्टिस आप खुद करके देखिएगा। अब इसके बाद में आपको बताती हूँ कि वाउचर कैसे लगाए जाते हैं और ग्रुप्स कैसे लगाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम लगाएंगे ग्रुप्स, ठीक है। वो हमने पहला ये सॉल्व किया था ना क्वेश्चन, केस अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR, मतलब पूंजी लगाई और व्यापार प्रारंभ किया था अपन ने। तो कैपिटल मतलब पूंजी लगाई थी ना व्यापार में, तो केस हमारा व्यापार के द्वारा केस आया था और पूंजी लगाई थी तो पूंजी गई भी थी, पूंजी को हमने किया था CR। तो इसका ग्रुप देखो, ग्रुप आ गया कैपिटल। मैंने पहले बताया था कि भाई जो पूंजी लगाते हैं तो कैपिटल का ग्रुप है वो कैपिटल ही रहेगा। वो आप प्रैक्टिकल करेंगे जब समझ में आएगा कि इसमें कैपिटल है, वो कैपिटल का अपने को ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, इसके साथ ही मैं आपको वाउचर समझा देती हूँ। इसमें मैंने लगा रखा है वाउचर, लगा रखा है, ये वाउचर का है और ये F6 प्रेस किया था मैंने, ठीक है। F6 अपन प्रेस करेंगे तो मैंने पीछे बताया हुआ है आपको,
ये सब मैंने समझाए थे। F6 प्रेस क्या करना है, F9 का क्या मतलब है, F6 का क्या मतलब है। ओके, तो ये हमने बना लिया था कैपिटल का ग्रुप और इसमें F6 की प्रेस करी थी हमने। तो आपको बताया था F6 की प्रेस करते अपने को रिसिप्ट की है, जो रिसिप्ट का बॉक्स खुल के आएगा उसमें अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। F9 है जो परचेज करने के लिए होता है। तो आप जैसे ही F9 प्रेस करोगे तो परचेज का बॉक्स खुल के आएगा और उसमें आपको ये सारी एंट्रियाँ करनी है। तो इस प्रकार आप है जो ये वाउचर्स लगाओगे और इस प्रकार आप ये ग्रुप्स बनाओगे। ओके दोस्तों, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल, कि टैली का प्रैक्टिकल कैसे होता है। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको टैली का जो है प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ओके।